जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। यह कहानी भारत के इतिहास के उस सबसे काले और दर्दनाक दिन की है जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और आजादी के आंदोलन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना सिर्फ एक नरसंहार नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता और अमानवीयता का वो क्रूर चेहरा थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस खूनी दास्तान की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद हुई थी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बड़े बड़े वादे किए थे कि युद्ध जीतने के बाद भारत को अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों ने भारत की जनता को धोखा दिया और मार्च 1919 में एक काला कानून लागू किया जिसे रोलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह असीमित अधिकार मिल गया कि वे किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए और बिना किसी सबूत के सिर्फ शक के आधार पर 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। इस कानून को भारत में बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्सा भड़क उठा और महात्मा गांधी के आह्वान पर देशव्यापी हड़तालें और प्रदर्शन शुरू हो गए। इस विरोध का सबसे बड़ा केंद्र पंजाब का अमृतसर शहर बना। अमृतसर में इस आंदोलन की कमान दो बहुत ही लोकप्रिय और शांतिप्रिय नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के हाथों में थी। इन दोनों नेताओं ने 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की, जिससे ब्रिटिश सरकार बुरी तरह घबरा गई। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को नाकाम होते देख 10 अप्रैल को इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया। अपने चहेते नेताओं की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही अमृतसर की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोग अपने नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर शांतिपूर्वक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थी भीड़ को रोकने के लिए उन पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे गुस्साए लोगों ने शहर में सरकारी इमारतों, बैंकों और रेलवे स्टेशनों में आग लगा दी और कुछ अंग्रेज अफसरों पर भी हमले किए। अमृतसर के हालात पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो चुके थे, इसलिए वहां की प्रशासनिक कमान सेना को सौंप दी गई और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को अमृतसर का सैन्य कमांडर बनाकर भेजा गया। 11 अप्रैल को अमृतसर पहुंचते ही जनरल डायर ने पूरे शहर में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू कर दिया और 12 अप्रैल को एक घोषणा करवाई कि शहर में कोई भी सभा या जलसा नहीं होगा और 4 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। हालांकि इस मुनादी को शहर के बहुत छोटे हिस्से में कराया गया था और संचार के साधन न होने के कारण अमृतसर की एक बहुत बड़ी आबादी इस प्रतिबंध से बिल्कुल अनजान थी। अगले दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार बैसाखी था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में उस दिन 2 वजहों से भारी भीड़ जमा हुई थी। पहली वजह यह थी कि बैसाखी के पारंपरिक मेले के कारण आसपास के गांवों के हजारों सीधे साधे किसान, महिलाएं और बच्चे अमृतसर आए थे और वे थक कर आराम करने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित इस बाग में रुक गए थे। दूसरी वजह यह थी कि इसी बाग में शाम को 4 बजे रोलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा बुलाई गई थी। यह जलियांवाला बाग कोई खुला मैदान या खूबसूरत बगीचा नहीं था, बल्कि यह चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों और मकानों के पीछे घिरा हुआ एक खाली और उबड़-खाबड़ मैदान था। इस पूरे बाग में आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वह रास्ता भी इतना संकरा और तंग था कि वहां से एक समय में सिर्फ 2 या 3 लोग ही गुजर सकते थे। शाम के करीब 5:15 बजे जब बाग में सभा चल रही थी और लोग शांति से भाषण सुन रहे थे, तभी जनरल डायर अपने 90 ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उसके साथ 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं जिन पर मशीन गनें लगी थीं, लेकिन रास्ता छोटा होने के कारण वे गाड़ियां बाग के अंदर नहीं जा सकीं और उन्हें बाहर ही खड़ा करना पड़ा। डायर ने बाग के उस इकलौते संकरे रास्ते को अपने सैनिकों के साथ ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी बाहर न भाग सके। उसने निहत्थी और बेकसूर भीड़ को तितर-बितर होने की कोई चेतावनी नहीं दी, कोई मुनादी नहीं की और सीधे अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसके बाद जो हुआ वह इंसानियत के इतिहास का सबसे वीभत्स मंजर था। सैनिकों ने जाल बिछाकर निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। गोलियों की आवाज से पूरा बाग चीख पुकार और कराहों से गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे,
लेकिन चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और बाहर निकलने का रास्ता सैनिकों ने रोक रखा था। कई लोगों ने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन्हें वहीं निशाना बना लिया। बाग के बीच में एक गहरा कुआं था, जिसे आज शहीदी कुआं कहा जाता है। गोलियों की बौछार से बचने के लिए बेबस महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग एक के ऊपर एक उस कुएं में कूदने लगे। देखते ही देखते वह कुआं लाशों से पूरा भर गया। जनरल डायर के सैनिकों ने तब तक गोलीबारी जारी रखी जब तक कि उनका पूरा बारूद खत्म नहीं हो गया। लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार चली इस गोलीबारी में सैनिकों ने 1600 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाईं। गोलियां खत्म होने के बाद जनरल डायर घायलों को तड़पता हुआ और लाशों के ढेर को छोड़कर अपनी सेना के साथ शान से वहां से चला गया। शहर में मार्शल लॉ और कर्फ्यू लगा होने के कारण रात भर कोई भी घायलों की मदद के लिए बाग के अंदर नहीं जा सका। प्यास और दर्द से तड़पते हुए सैकड़ों जख्मियों ने रात भर में दम तोड़ दिया और कई माताओं ने अपने मरे हुए बच्चों की लाशों के पास बैठकर पूरी रात रोते हुए गुजारी। इस नरसंहार में कितने लोग मारे गए, इसे लेकर अंग्रेजों ने भारी झूठ बोला। ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार केवल 379 लोग मारे गए थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच समिति के अनुसार इस खूनी खेल में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और 1500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस बर्बरता की खबर जैसे ही पूरे देश में फैली, भारतीयों का खून खौल उठा। इस कृत्य के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी सबसे बड़ी उपाधि नाइटहुड यानी सर का खिताब अंग्रेजों के मुंह पर दे मारा और महात्मा गांधी ने भी अपनी कैसर-ए हिंद की उपाधि लौटा दी। इस घटना ने गांधी जी का अंग्रेजों के न्याय से पूरा भरोसा उठा दिया और उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया और देश के बच्चे बच्चे को आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। चौतरफा थू थू होने के बाद अंग्रेजों ने इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया, जिसके सामने जनरल डायर ने बिना किसी पछतावे के सीना तान कर कहा कि उसने यह सब भारतीयों के मन में एक नैतिक प्रभाव और डर पैदा करने के लिए किया था, ताकि वे दोबारा विद्रोह न कर सकें। अंग्रेजों ने दिखावे के लिए डायर को नौकरी से हटाकर वापस ब्रिटेन भेज दिया, लेकिन जब वह लंदन पहुंचा तो वहां के कुछ ब्रिटिश अखबारों और साम्राज्यवादी लोगों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा और तलवार भेंट कर उसके लिए भारी चंदा इकट्ठा किया, जिसने भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। इसका न्याय 21 साल बाद लंदन की धरती पर हुआ। जिस समय यह नरसंहार हुआ था, उस समय बाग के भीतर 20 साल का एक अनाथ नौजवान भी मौजूद था, जिसका नाम ऊधम सिंह था। उन्होंने उस खूनी मंजर को अपनी आंखों से देखा था और रात भर घायलों को पानी पिलाया था। ऊधम सिंह ने उसी दिन जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर कसम खाई थी कि वे इस नरसंहार का बदला जरूर लेंगे। इस पूरी साजिश के पीछे जनरल डायर के साथ साथ पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर भी था, जिसने इस नरसंहार को पूरी मंजूरी दी थी। जनरल डायर की तो 1927 में बीमारी से मौत हो गई, लेकिन ऊधम सिंह ने अपना लक्ष्य नहीं बदला। वे अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रखकर दुनिया के कई देशों से होते हुए लंदन पहुंचे। घटना के पूरे 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जब एक बैठक चल रही थी, तब ऊधम सिंह ने अपनी किताब के भीतर छिपाकर रखी पिस्तौल निकाली और माइकल ओडायर को गोलियों से भूनकर जलियांवाला बाग का बदला पूरा किया। ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और गर्व से अपनी गिरफ्तारी दी, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। जलियांवाला बाग की यह गाथा भारत के आत्मसम्मान, असीम दर्द और वीर शहीदों के बलिदान की वो अमर कहानी है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता।